प्यारे विद्यार्थियों, आप सब घर पर कैसे हैं? मुझे पता है कि आप उतने अच्छे नहीं होंगे जितना आज से 4-5 महीने पहले थे। पूरी मानव जाति आज एक कठिन समय से गुजर रही है। एक बड़ी चुनौती का हम सब सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस के इस वैश्विक संक्रमण के कारण हमारी समस्त गतिविधियां, विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक गतिविधियों पर विराम सा लग गया है। हमारे सारे वाणिज्यिक जो कार्य हैं, सारे सामाजिक कार्य हैं, और मैं तो यह कहना चाहूँगा कि सबसे अधिक प्रभावित हमारा छात्र वर्ग है, वो हुआ है। सभी संस्थाएं पिछले 4-5 महीनों से बंद हैं, परीक्षाएं तक नहीं हो पाई हैं। इस बीच हालांकि यूजीसी और राज्य सरकारों ने अच्छा कदम ये उठाया कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और प्रीवियस के बच्चों को अगली कक्षाओं में बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिया गया है। परीक्षा का ऑप्शन रखा गया है, जब भी स्थितियां सामान्य होंगी परीक्षा हम ले सकेंगे, ऐसा ऑप्शन अभी रखा गया है। लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति ये है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे अपनी अगली कक्षाओं में प्रमोट हो चुके हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो फाइनल ईयर और एमए फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षाओं का इंतज़ार है। जब भी इस बारे में कोई निर्णय आएगा आप सब इससे सूचित हो जाएंगे। लेकिन आज हम जो ये वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि आप घर पर किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, हमारे सामने सारे ऑप्शंस, जो परंपरागत ऑप्शंस होते थे कक्षाओं में आने के, कक्षाओं में पढ़ाने के, वो लगभग बंद हो गए हैं। कोई विद्यार्थी किसी कॉलेज में नहीं जा रहा है, गाइडलाइंस ऐसी हैं। लेकिन आपकी पढ़ाई बाधित न हो, आप क्योंकि अगली कक्षाओं में जा चुके हैं तो उन कक्षाओं की तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए, क्योंकि अभी एक अनिश्चितता का दौर है। पता नहीं कब वास्तविक कक्षाएं शुरू होंगी। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और यूजीसी की गाइडलाइंस भी इस संबंध में साफ हैं कि तब तक आप ऑनलाइन कक्षाएं या ई कंटेंट के माध्यम से अपने छात्रों तक पहुँचें। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ये उसी कड़ी का एक भाग है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सब कुछ वीडियो लेक्चर्स में आप तक संप्रेषित करना संभव नहीं होगा। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि आपको ई कंटेंट के तहत नोट्स भी उपलब्ध कराएं। हमने ये शुरुआत अपने गवर्नमेंट कॉलेज थानागाजी से कर दी है और भी अन्य कॉलेजों से ऐसे समाचार मिल रहे हैं। आप सब उसमें सक्रिय भाग ले रहे होंगे। अगर नहीं ले रहे हैं अब तक, तो मैं आपसे ये सब निवेदन करूँगा कि आप इससे ज़रूर जुड़ें और अपनी जिज्ञासाएं और अपनी समस्याएं हमें अवगत कराते रहें। प्रत्येक सेक्शन के लिए मेंटर्स भी बना दिए गए हैं, आप उन तक अपनी समस्याएं पहुंचाएं। हम अपने वीडियो लेक्चर से या नोट्स के माध्यम से आपको ज़रूरी जो सामग्री है शिक्षण की वो पहुंचाते रहेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी में एसोसिएट प्रोफेसर हूं हिंदी विभाग में। मेरा नाम है डॉक्टर अनूप सिंह और मैं आज आपसे बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसके बारे में आपसे बात करने आया हूं। क्योंकि यह पहला लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, इसलिए इसमें मैं चाहूँगा कि आपको एक सिलेबस की जानकारी हो जाए। कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी हैं उसका आपको पता चल जाए। एक सामान्य जानकारी के तौर पर मैं यह लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने ये कोशिश की है कि लेक्चर्स आरंभ होने से पूर्व आपके पास जो हमारा विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है, जैसे हमारे यहाँ राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से हम संबद्ध हैं तो उसका पाठ्यक्रम लागू है। उस पाठ्यक्रम की प्रतियाँ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएं। वैसे तो यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तथापि हम आपको एक रेडी अवेलेबल करने के लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल रहे हैं। हिंदी का हमने डाल दिया है, और भी सब्जेक्ट्स का शायद डल गया होगा, हिस्ट्री का डल गया होगा, संस्कृत का डल गया होगा, अन्य सब्जेक्ट्स का भी धीरे धीरे आपके पास आ जाएगा। तो सिलेबस का आप अध्ययन कर लें। आज हमें बीए पार्ट 3 में हिंदी साहित्य के पेपर में क्या पढ़ना है और क्या सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। प्यारे बच्चों,
बीए पार्ट थर्ड में 2 पेपर होंगे, जैसा कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में होते हैं। पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर हमारा आधुनिक हिंदी कविता का है, जिसमें आप आधुनिक हिंदी कविता का विकास तो पढ़ेंगे ही, साथ ही आधुनिक हिंदी कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जब तक वास्तविक क्लासेज न हों तब तक हम वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कविताओं का पाठ आपके समक्ष करते रहेंगे और आप अपनी जिज्ञासाएं हमें भेजते रहेंगे ताकि उनका समय पर निवारण हो सके। हमारे पहले प्रश्न पत्र में जो आधुनिक हिंदी कविता का है उसमें कुल 11 कवि और उनकी रचनाएं निर्धारित की गई हैं। प्यारे बच्चों, डिटेल आपको नोट्स में मिलता जाएगा, नोट्स हम डाल रहे हैं साथ साथ, आप उन नोट्स का ज़रूर अध्ययन करें। द्विवेदी युग हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास को कई कालों में बांटा गया है, जिसमें आधुनिक हिंदी कविता आधुनिक काल का अंग है और आधुनिक काल में जो आधुनिक हिंदी कविता है उसकी वास्तविक शुरुआत द्विवेदी युग से होती है। तो द्विवेदी युग में 2 प्रतिनिधि कवि हुए हैं, एक तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जिन्होंने प्रिय प्रवास जैसा महाकाव्य लिखा, एक हुए मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा और उनके खंड काव्य बड़े प्रसिद्ध हुए हैं जैसे यशोधरा। तो ये दोनों कवि द्विवेदी युग से हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जिनकी प्रिय प्रवास से कुछ कविताएं, कुछ अंश लिए गए हैं, और मैथिली शरण गुप्त जिनकी साकेत और यशोधरा से कुछ अंश लिए हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य को बुलंदियों पर ले जाने वाला जो छायावाद है उसके 4 कवि हैं, चारों प्रतिनिधि कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। इन चारों कवियों की रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं, हम इन्हें भी पढ़ेंगे। इसके बाद छायावाद के बाद और छायावाद के लगभग समानांतर ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता भी चल रही थी। वैसे तो राष्ट्रीय कविता की शुरुआत द्विवेदी युग से ही हो जाती है, लेकिन इसका जो प्रभाव रहा वो आज़ादी के 1947 जब हमें आज़ादी मिली उससे कोई 2 दशक पहले हो चुका था और एक तरह से हर मोहल्ले और गली में आज़ादी के गीत गाए जा रहे थे। उस समय हमारे कवियों ने राष्ट्रीय कविताएं लिखी, उनको हमने राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता भी नाम दिया है। और उस धारा से हमने एक कवि को लिया है, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका कुरुक्षेत्र उस समय बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। उर्वशी उनकी रचना है, वो बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। उनकी रचनाओं के अंश हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद नई कविता का दौर आरंभ होता है। आज़ादी के बाद कहते हैं ना कि नए सपने, नई उमंग और नया शासन, ये सब आकांक्षाएं हमारे भीतर हिलोरे मार रही थी। कुछ कर गुजरने की हमें इच्छा शक्ति थी, हमारे नेता आगे बढ़कर लोकतंत्र को मजबूत कर रहे थे। तो इस सब के बीच नई कविता आरंभ होती है और उसके 2 प्रतिनिधि कवि हमारे सामने हैं और जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। अज्ञेय हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और दूसरे हैं मुक्तिबोध जिनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। इन दोनों कवियों की रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं नई कविता के अंतर्गत। इसके बाद समकालीन कविता, आज़ादी का यह दौर लगभग 25-26 साल तक चला, संघर्ष करते रहे, कुछ कर गुजरने की हमारी कोशिशें कहीं सफल हुई, कहीं नाकाम हुई, और 1975 के आसपास देश ने एक ऐसा दौर देखा जब हमारे मानव अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, उन पर भी चोट की गई। एक आपातकाल की स्थिति हमारे देश में आई, उससे कवि बड़े प्रभावित हुए और उसके बाद जो कविताएं आई हमने, या उससे थोड़ा पहले भी हमने उनको समकालीन कविता के नाम से जाना। अब पढ़ रहे हैं उनको, और उसमें से हमने एक कवि लिए हैं धूमिल, बड़े प्रसिद्ध हुए। आपने उनकी एक संसद से सड़क तक कविता पढ़ी होगी, बड़ी चर्चित हुई थी वो। तो जैसा कि नाम से ही पता है कि राजनीतिक व्यंग्य समकालीन कविताओं का मुख्य हथियार रहा है। ये सब चीज़ें आपको धूमिल कविताओं में मिलेंगी। मानवीय जीवन की त्रासदी, विडंबना और हमारे जीवन के जो अंतर्विरोध हैं जो उभर कर सामने आ रहे थे, हम क्या सपने देख रहे थे और क्या हम नहीं प्राप्त कर पाएगी, सब सफलता और असफलता के बीच
एक जो द्वंद्व था उसकी अभिव्यक्ति समकालीन कविता में होती है। और इसके बाद एक कवि और हमने लिए हैं, दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार हिंदी गज़लों के पुरोधा माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि गज़लें प्रायः उर्दू का हिस्सा हैं, लेकिन हिंदी में भी गज़लों को लोकप्रिय बनाया दुष्यंत कुमार ने, और उनकी गज़लों को हमने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो इस तरह आधुनिक हिंदी कविता के ये 11 कवि हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम आधुनिक हिंदी कविता का विकास, किन किन चरणों से होकर हमारी आधुनिक हिंदी कविता गुजरती है, उसका भी एक अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्यतः राष्ट्रीय कविता है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है और समकालीन कविता है। इन सब का हम एक सैद्धांतिक अध्ययन करेंगे कि किन किन चरणों से हमारी हिंदी कविता गुजरती है, कौन से ऐसे आंदोलन थे जो इस दौरान कविता में आए, कहाँ से प्रभाव लिया गया, किन किन चीज़ों से हमारी कविता प्रभावित हुई। इसके साथ ही एक और सैद्धांतिक चीज़ है जो हम इसमें पढ़ेंगे, और वो है कि कविता के, खासकर आधुनिक कविता के जो आंतरिक संरचना के कुछ उपकरण होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, अनिवार्य तत्व हैं, वो एक तरह से उनके बिना कविता का सौंदर्य नहीं आ पाता, कविता कविता नहीं बन पाती। उनका भी हम एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से बिंब है, प्रतीक है, मिथक और फैंटेसी है। हिंदी कविता में आपको याद आ गया होगा फैंटेसी के नाम से ही कि मुक्तिबोध फैंटेसी के सशक्त रचनाकार रहे हैं, और जब फैंटेसी हिंदी कविता में नाम आएगा फैंटेसी का, तो मुक्तिबोध का उसके साथ नाम अवश्य जुड़ेगा। तो ये हम पहला पेपर हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको जो हम रचनाओं को पढ़ेंगे उनमें से व्याख्याएं पूछी जाएंगी संदर्भ सहित, और आलोचनात्मक प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे कवियों पर और उनकी कविताओं के आधार पर। इसके साथ ही जो हम सैद्धांतिक अध्ययन करेंगे आधुनिक हिंदी कविता का विकास और कविता के उपकरणों पर, उन पर भी छोटे क्वेश्चंस आएंगे जिनका आपको उत्तर लिखना है। इनके नोट्स हम उपलब्ध कराते रहेंगे। कुछ चर्चाएं जो ज़रूरी होंगी वो हम वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपके सामने देते रहेंगे। दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो है गद्य का। आप जानते हैं कि गद्य को 2 भागों में बांट कर देखते हैं आलोचक। एक तो कथा साहित्य है, जिसमें मुख्यतः उपन्यास, कहानी और नाटक आते हैं, और दूसरे कथेत्र, कथा के अतिरिक्त जो गद्य विधाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से निबंध हैं, आपके संस्मरण हैं, रेखा चित्र हैं, आपके रिपोर्टाज हैं, आत्मकथाएं हैं, जीवनियाँ हैं, ये सब कथेत्र विधाओं में आती हैं। तो दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो है गद्य की अन्य विधाएं, जिनमें निबंध और अन्य कथेतर विधाओं के नाम से यह प्रश्न पत्र है। हिंदी निबंध बड़ा सशक्त है। मैं कहता हूँ कि गद्य विधाओं में उपन्यास, कहानी अपनी जगह हैं ही, सबसे अधिक जो विकास देखा गया है वो है गद्य का और वो है निबंध का। और इस निबंध के विकास में हमारे बहुत से निबंधकारों ने बड़ा योगदान दिया है, और आधुनिक काल के आरंभ से ही निबंध ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। उपन्यास और कहानी बाद में लोकप्रिय है, उससे पहले निबंध लोकप्रिय होने लगे थे, और नाटक, ये 2 विधाएं जो है भारतीय हिंदू युग से ही लोकप्रिय हो चुकी थी। तो निबंध पर बड़ा हिंदी साहित्य को गर्व होना चाहिए। हमारे इस पेपर में जो निबंध लिए गए हैं, प्रतिनिधि निबंधकार हैं हमारे यहाँ, जैसे भारतीय हिंदू युग से हमने बालकृष्ण भट्ट को लिया है, फिर उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, फिर उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, बाबू गुलाब राय हैं, डॉक्टर विद्यानाथ मिश्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, और एक राजस्थानी निबंधकार भी हमने इसमें दिया है, डॉक्टर कन्हैयालाल सहल। तो इन निबंधों को हम पढ़ेंगे। बेहतर होगा आप जब भी आपको मौका मिले घर पर आप इनको पढ़ लें, ताकि इनकी हम विवेचना वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कर सकें, इन पर चर्चा कर सकें और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकें। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो इनसे बनते हैं, उनके बारे में हम वीडियो लेक्चर्स के माध्यम में चर्चा करेंगे। कुछ नोट्स हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन निबंध को मूल रूप में पढ़ना अनिवार्य है। कोई भी विधा हो, चाहे कविता हो या गद्य की कोई विधा हो, उसको मूल रूप से पढ़ने के बाद ही एक समझ हमारी विकसित होती है। फिर
उसके बाद हम उसका आलोचनात्मक परीक्षण कर सकते हैं, हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं, साहित्यिक मानदंडों के आधार पर हम उसका विवेचन और विश्लेषण कर सकते हैं। तो मूल रूप से आप इनको अवश्य पढ़ें जब भी आपको अवसर मिले। पुस्तकें आप बाज़ार से खरीद लेना, जब भी बाज़ार खुलें और पुस्तकें आ जाएं। किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, किसी भी पब्लिशर की आप ले लें जिनमें ये प्रिस्क्राइब जो हमारे सिलेबस के अनुसार रचनाएं हैं उनको देखकर। इसके अलावा निबंधों के अलावा हम जो अध्ययन करेंगे वो हैं संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज और आत्मकथा के कुछ अंश हैं। ये पढ़ने में बड़े रोचक होंगे। मैं चाहूँगा कि आप इनको पहले पढ़ लें, निबंध इनके बाद में पढ़ लेना। तो इससे क्या है कि आपको एक साहित्य के प्रति एक अच्छा भाव पैदा होगा, आपका आकर्षण पैदा होगा साहित्य के प्रति। जैसे आप कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह आप संस्मरण पढ़ें। आपको बड़े साहित्यकारों के, बड़े महान लोगों के जब संस्मरण पढ़ेंगे तो आपको बड़ी प्रेरणा मिलती है। रोचक तो वो हैं ही। आप रेखाचित्र पढ़ें, संस्मरण जैसे ही होते हैं वो, थोड़ा तात्विक अंतर है, जब हम अध्ययन करेंगे तब इसके बारे में बताएंगे। और इसी प्रकार आत्मकथाएं हैं, बहुत सी प्रसिद्ध आत्मकथाएं हमारे यहाँ हैं। जैसे प्रेमचंद की आत्मकथा, आपने प्रेमचंद की जीवनी दरअसल है वो आत्मकथा, कम लिखी गई हैं। लेकिन जैसे हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा आपको याद होगा, 4 भागों में है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इस तरह से है वो। तो आत्मकथाएं भी अपने आप में बड़ा एक आकर्षण देती हैं और प्रेरणा प्रदान करती हैं। किसी बड़े साहित्यकार की जब आत्मकथा पढ़ते हैं या महान व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमें, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें सीखते हैं। और इसी तरह रिपोर्ट्स किस तरह अखबारों में छपती हैं तात्कालिक घटनाओं पर साहित्यिक ढंग से। दरअसल एक तो अखबार में लिखना होता है और एक साहित्यिक ढंग से लिखना होता है। साहित्य में भावना प्रधान होती है, पत्रकारिता में सूचना प्रधान होती है। तो ये थोड़ा अंतर है, जो सब चीज़ें हम पढ़ते पढ़ते करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ सैद्धांतिक पक्ष भी हम पढ़ेंगे। ये तो व्यवहारिक पक्ष था जिसमें आप रचनाएं पढ़ेंगे। सैद्धांतिक पक्ष में हम देखेंगे कि निबंध का विकास, हिंदी निबंध का विकास किस तरह से हुआ, उसके बारे में हम नोट्स भी देंगे और चर्चा भी कर लेंगे संक्षिप्त रूप से। और फिर जो कथेत्र विधाएँ हैं, इनका विकास किस तरह हुआ, कौन इनके रचनाकार हुए, उनके बारे में हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसा पहले प्रश्न पत्र में था वैसे इसमें है, निबंधों से, संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखाचित्र आदि से आपके व्याख्यात्मक गद्यांश पूछे जाएंगे और आलोचनात्मक प्रश्न भी इन पर किए जाएंगे। इसके साथ ही जो सैद्धांतिक पक्ष है उस पर छोटे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो उनका भी आपको एक समुचित अध्ययन करना है, नोट्स हम उपलब्ध करा देंगे। कुछ आप पुस्तकें पढ़ें, बिना पुस्तकों को पढ़े, बिना मौलिक चीज़ें पढ़े हमारी समझ विकसित नहीं होगी। मैं फिर आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमारा लेक्चर और हमारे नोट्स आपके लिए सहायक हो सकते हैं, लेकिन वो तभी सार्थक होंगे, तभी सहायक होंगे जब आप मूल रचनाओं को पढ़ लेंगे। कविताएं हम यहाँ पढ़ा सकते हैं, हो सकता है कक्षाएं शुरू हो जाएं तो हम वहाँ पढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से कुछ खास कविताएं, विशेष कविताएं हम यहाँ पढ़ लेंगे, पाठ कर लेंगे। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको घर पढ़नी है। जैसे अभी मैंने बताया आपको निबंध और ये संस्मरण, रेखाचित्र आदि, ये आप घर पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। साहित्य को हमेशा एकांत उसमें पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके मन में एक साहित्यिक भावनाएं पैदा हों और आप उसका विश्लेषण भी कर सकें, उसके बारे में अपनी राय टिप्पणी भी कर सकें। तो इस तरह से हमारा ये इंट्रोडक्शन था आज का। हम धीरे धीरे लेक्चर्स लेके आएंगे आपके लिए, उपयोगी लेक्चर्स लेके आएंगे, छोटे लेके आएंगे, जिससे कि आपको कोई असुविधा न हो और डिटेल में आपको नोट्स में दिया जाएगा। दोनों प्रश्न पत्र 100 अंक के होंगे। और मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि इस कठिन समय में आप मजबूती से खड़े रहिए, बिल्कुल नहीं घबराएं। अब बहुत ज़्यादा जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें। भ्रामक प्रचार प्रसार में हम न आएँ, गलत चीज़ों में हम न देखें। हम वो देखें जो हमारे अपने परिवार के लिए और हमारे लिए उपयोगी है। समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं ये हम सोचते रहें। जब भी मौका मिलेगा हम आगे आकर समाज सेवा भी करेंगे, क्योंकि अभी इकट्ठा होना उचित नहीं रहेगा। तो आप एक शांत भाव से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, और जैसा कि गाइडलाइंस आ रही हैं, फेस मास्क अवश्य पहनें जब भी बाहर निकलें,
जब भी किसी अन्य अनजान व्यक्ति से मिलें, बाहर नहीं खाएं, बाहर नहीं घूमें, घर में ही शुद्धता से रहें, साफ़ सफाई रखें और अपने अन्य जो घर में लोग हैं उनका भी ध्यान रखें। देखते हैं ये समय कब तक चलता है। हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और साथ साथ हमारी पढ़ाई भी, मुझे पता है ऐसी पढ़ाई, उस तरह की पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जितनी भी होगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये जो खाली समय मिला है इसका दुरुपयोग न हो पाए। धन्यवाद।